हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर ली होगी। तो आज लास्ट सेक्शन यानी केमिस्ट्री का लेके आए हैं। कल हम मैथ्स का लेके आ जाएंगे आपके पास। बाकी फिजिक्स, साइकोलॉजी, जीके के हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आज हम केमिस्ट्री में एक ही पोर्शन में थ्योरी और एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो ये नीचे थ्योरी वाली पीडीएफ फाइल है और इसके ऊपर जो 110 वाली जो है वो एमसीक्यू वाली फाइल्स हैं, जो फिर आपको हम टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर देंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा मीडियम जो है वो फास्ट में रहेगा क्योंकि सिलेबस थोड़ा लंबा है और आपने ऑलरेडी पढ़ा है। हम जस्ट रिवाइज करेंगे इन सब चीज़ों को। ओके, तो फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं 11th एंड जो 12th का सिलेबस होता है उसको कवर करते हैं। उसी में आपके 6 से लेकर 10 तक का सारा सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो पेड बैचेस थे जो बाई किए हुए थे जस्ट 1999 के अंदर, उनको पता है 6 मंथ उनको हमने कॉन्टिन्यूसली पढ़ाया है और तकरीबन 400 प्लस लाइव क्लासेस हैं। तो 400 मतलब हर एक सब्जेक्ट की 70 से 80 लाइव क्लासेस हुई हैं। तो उनका पूरी तरह से जो प्रिपरेशन यहाँ पे डन हो चुकी है। तो बस सबके लिए अब रिवीजन हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर आता था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट टर्म आती है मोल से रिगार्डिंग। मोल हमारे पास होता है एक वैल्यू है जो फिक्स होती है, जिसका अमाउंट आता है 6.022 इंटू 10⁻23, जो स्पेसिफिक पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। बाकी एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, प्रेशर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं आपके पास फिजिक्स के अंदर भी। एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। मान लीजिए अगर आपके पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे 2, 7, 3, 5। जीरो नॉन जीरो नहीं है, वो जीरो है। लेकिन अगर किन्हीं दो नॉन, जैसे हम अगर रूल्स की बात करें तो जो भी नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट होंगे। अगर कोई जीरो आ जाता है नॉन जीरो के बीच में तो वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाता है। बीच में अगर डेसिमल लगाते हो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट होता है। तो पहले यही मेंशन हो रहे हैं। अगर आप जैसे देखो, जीरो अगर पहले आ जाती है, ठीक है, नॉन जीरो से पहले जीरोज होती हैं, तो वो सिग्निफिकेंट का पार्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, 6, 8। अब यहाँ पे देखो, अगर बाद में आती है ना, वो भी सिग्निफिकेंट में पार्ट नहीं होती हैं। तो ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे पॉइंट पॉइंट डबल जीरो, तो ये अगर पॉइंट बाद में लगता है तो वो सिग्निफिकेंट का पार्ट होता है। ठीक है, पहले लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में लगेगा तो होगा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आती है। सिर्फ यही एक रूल है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सिंपल सेम है। अगेन एवोगैड्रो नंबर यानी मोल 6.02 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल अगर कोई भी वैल्यू है। अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो भी उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर मैं बोलूँगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। अगर आयन बोलूँगा तो उतने ही आयन्स मेरे पास होंगे, और इलेक्ट्रॉन बोलूँगा तो उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जस्ट लाइक अ डजन। मोल कैसे निकाल सकते हो आप? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। और मास ऑफ वन एटम आता है, एटॉमिक मास कितना है उसका डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी देखते हैं, जैसे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर इसके यूनिट होते हैं, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर जाता है विद टेम्परेचर। लेकिन मोलैलिटी जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि हम यहाँ पे मास के साथ डील करते हैं, यानी वेट के साथ। वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल पर केजी जो है इसके यूनिट आ जाएंगे। और इनका रिलेशन बनता है आपके पास एक नॉर्मलिटी के साथ। तो नॉर्मलिटी क्या होती है आपके पास? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यूनिट होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट लीटर। और यहां से न्यूमेरिकल्स भी आपके पास पूछे जाते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास के साथ। न्यूमेरिकल हमने ऊपर किए हुए हैं स्टडी, तो वहां पे करेंगे क्वेश्चन में इसको। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एटॉमिक डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एंड एसिडिटी या
बेसिसिटी, यानी अगर एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक है। एसिडिटी बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH आयन। नॉर्मलिटी का रिलेशन होता है मोलरिटी के साथ, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास, एंड नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी की इक्वेशन होती है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, मोलरिटी की इक्वेशन होती है M1V1 एंड इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो फर्स्ट से है, और अगर आप देखोगे हमने जो क्वेश्चन स्टडी किए हुए हैं ना ऊपर, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे न्यूमेरिकली है, देखो है ना, जो आपने नीचे अभी टर्म्स देखी ना, उनसे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी वाले पोर्शन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, जिसका मास होता है 9.10 इंटू 10⁻³ kg, निग्लिजिबल होता है, और मास चार्ज होता है उसके ऊपर 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आपके पास होता है, ठीक है, एंड 1.67 इंटू 10⁻27 इसका मास है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। ई गोल्डस्टीन ने जो थे, ई गोल्डस्टीन, उन्होंने आपके पास इसकी डिस्कवरी की थी। चार्ज इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन नो चार्ज, ठीक है, और इसके ऊपर जीरो चार्ज आपके पास रहता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी चल पड़ेगा, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको न्यूक्लियन भी बोलते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियन बनाता है, ओके। स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन की किस तरह से आती है, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पफंड। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविल्सन, जर्मर एंड जी थॉमसन ने किया था। अगर मान लीजिए फॉर nth शेल, ठीक है, nth शेल है आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल, तो n उसमें टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे n², और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n², ठीक है। और यहाँ पे आपके पास चार क्वांटम नंबर आते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ एटम, साइज ऑफ शेल बता देता है, क्योंकि K L M N ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, K L M N करके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी n के साथ। अगला बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी उसको हम सब शेल बोलते हैं, तो नंबर ऑफ सब शेल आपको रिप्रेजेंट करता है, जो L होता है। L को आप निकालते हो बेसिकली n-1 करके, जिसमें S P D F आते हैं। S के लिए L की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 होती है। M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ सब शेल को यानी ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है। और सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स भी बताता है साथ में, ठीक है। तो ऑर्बिटल का फार्मूला होता है ml इज इक्वल टू 2l+1, ये आपके पास -l2+l, ये दोनों ही इसी के फार्मूले होते हैं, इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर ऑफ रेडियल नोड n-l-1, आपके पास बेसिकली नोडल प्लेन या एंगुलर नोड बोल सकते हो आप उसको, है ना। एंगुलर नोड देखो, एंगुलर मोमेंटम तो l के साथ आ रहा था, ठीक है, h/2 ब्रैकेट l इंटू l+1 करके, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, l/l+1 करके। और s के केस में h/2 √s/s+1, ऐसे आप फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। s बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल आपके पास रहती है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स आती है n-1 करके, ठीक है। टोटल नोड होती है सम ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड। मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर 55.5। एक टर्म आती है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, जो इंपेरिकल फार्मूला आपके पास होता है वो बेसिकली सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल जो है आपके पास, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, वो उसको रिप्रेजेंट, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का OH हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 2H, यानी देखो 2 कॉमन निकाल रहे हैं ना बाहर, तो यहाँ पे 2 ऐसे रख दूं तो सेम ही चीज है, ठीक है। बेंजीन का C6H6 का CH बन गया, C6H12O6 का CH2O बन गया, ठीक है, C12H22O11, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, तो एज इट इज C10H8 का C5H4 बन गया, ओके। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, अभी ऊपर किया है हमने।
एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल यानी पॉलिस प्रिंसिपल जो उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये भी कहता है कि आपके पास अगर मान लीजिए 4 क्वांटम नंबर हैं तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती 4 क्वांटम नंबर के लिए, एन, एम एल एंड एम एस के लिए। ओके, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग एसिटाइलिन एंड इथाइलिन इज अ नेचुरल फ्रूट रिपनिंग एजेंट। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है दोनों, बोथ आर सेम। इसके बाद आता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है लिथियम एंड मैग्नीशियम के बीच में, ठीक है, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम के बीच में, और बोरोन एंड सिलिकॉन के बीच में। एग्जाम में पूछे जाने वाली टर्म है। लॉ ऑफ ऑक्टेव, the element are arranged in the increasing of order of atomic weight. The property of every 18th element are similar to the first. लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलता था दिमित्री मेंडलीफ, इन्होंने भी पीरियडिक लॉ दिया था एटॉमिक मास के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टली रोज थी जिसको पीरियड बोला तो वो 6 ही थे, और वर्टिकली कॉलम थे उसको ग्रुप बोला, उसमें 8 ही थे, तो वो भी सफल नहीं हुआ। फिर मॉडर्न पीरियडिक लॉ आया जो कि मोजले के द्वारा दिया गया था। एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ए बी जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट है, v इज द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जेड आपके पास एटॉमिक नंबर हो गया। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल आपके पास आई थी जिसमें 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स जो है आपके पास बने थे टोटल। ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, वर्टिकली इस तरह से आगे जिसको उन्होंने ग्रुप्स बोला, और हॉरिजॉन्टली रोज आगे जिसको उन्होंने पीरियड बोला। हर एक पीरियड में फर्स्ट में 2 एलिमेंट होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8, 18, 18, 32, 32। इसको बोल दिया गया है मैजिक नंबर। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी, एफ। एस की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन NS 1 to 2, पी की NS2 1p 1 to 6, डी की n-1d 1 to 10, NS 1 और 2। एफ की होती है n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 2 NS। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं एस एंड पी। डी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन या रेयर अर्थ एलिमेंट, जो कि लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज के साथ मिलके चलता है। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 18 नोबल गैसेज या इनर्ट, 17 को बोलते हैं हैलोजन, और 16 को बोलते हैं चाल्कोजन। ये जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है इन सब की जो आपको पता होनी चाहिए। ओनली लिक्विड नॉन मेटल वो होता है ब्रोमीन। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्लोरीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी जो है वो ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोनेशन एंथैल्पी में सेम ट्रेंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी ये दोनों ट्रेंड सेम है। ठीक है, अलोंग ए पीरियड ये सभी वैल्यूज जो इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है। ठीक है, देखो एटॉमिक रेडियस भी अलोंग ए पीरियड डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। मेटालिक करेक्टर भी सेम ट्रेंड है। पोलराइजिंग पावर होती है जिसमें जितना ज्यादा चार्ज है उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। साइज ऑफ कटाइन, अनाइन एंड नॉर्मल एटम की बात करें तो आपके पास जो अनाइन होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, फिर हमारे पास बॉन्ड्स आते हैं जैसे आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी उसको बोलते हैं, जैसे NaCl, CaF2, MgO, MgBr, Na2, Ca। कोवलेंट बॉन्ड H2Cl2, इन सब में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या आपके पास सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल होता है दो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल। ठीक है, जैसे H2 हाइड्रोजन आ गया तो इसके बीच में कितना आपके पास होगा, तो मीथेन में 109.5 डिग्री होता है, वाटर में 104.5 होता है, अमोनिया में 107.5 डिग्री होता है, VF3 में 120 होता है। बॉन्ड एंथैल्पी होती है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए, उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। तो सिंगल बॉन्ड की सबसे कम, उसके बाद डबल की, और ज़्यादा होती है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड की। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो 1, डबल बॉन्ड है तो 2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपके पास 3। ठीक है, बाकी रेजोनेंस वगैरह में जाने की जरूरत अभी नहीं है, वो ऑर्गेनिक में हम बाद में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है आपके पास, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होती है आपके पास मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ पोलरिटी। ठीक है, यानी म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ द
सेपरेशन, उसको आपके पास क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ओके, जैसे HCl की बात की जाए तो HCl की डाइपोल मोमेंट आती है 1.03 डाप्टर, ठीक है, यानी डाइपोल उसकी वैल्यू आती है। तो देखो नेगेटिव, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है, तो जिस तरफ को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस तरफ को डाइपोल की डायरेक्शन होगी। CO2 में बात करें तो म्यू की वैल्यू 0 आएगी, क्यों, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, डिवाई डिवाई करके आएगा ये, ठीक है। एंड वाटर की बात करें तो डाइपोल है 1.85D, और CCl4 में भी देखो चारों तरफ स्टेबल है ना, तो 0 इसमें भी आपके पास 0 होता है। कोवलेंट करेक्टर ऑफ लिथियम हैलाइड्स, जैसे आपके पास लिथियम आयोडाइड हो गया, ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड आपके पास हो गया, लिथियम क्लोराइड, जितना बड़ा साइज होता है उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर यहाँ पे शो कर रहा है। तो लिथियम आयोडाइड में सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर है आपके पास। आप जैसे हमने स्ट्रक्चर्स की बात की, तो लोन पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है वो रिपल्शंस होती हैं, रिपल्शन का ऑर्डर है, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होती है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है, तो आपके पास H2O होता है ना, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसके पास दो लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है इनके बीच में ज़्यादा इंटर जो रिपल्शन होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। आपके पास जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसमें कम होगी, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर में जो थर्ड नंबर वाला है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जिससे प्रॉपर शेप का पता लगता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का आपके पास टर्म आती है SP, यानी उसमें लीनियर शेप होती है, SP2 में ट्राइगोनल प्लेनर होती है, SP3 में टेट्राहेड्रल, DSP2 में स्क्वायर प्लेनर, SP3D में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, DSP3 में स्क्वायर पिरामिडल होती है, SP3D2 या D2SP3 में ऑक्टाहेड्रल, और SP3D3 में पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। इसके साथ आप नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपके पास आता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, कितने एंटी बॉन्डिंग में आपके पास है इलेक्ट्रॉन, जिसे लिखते हैं ना सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। फिर आपके पास पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, एंड सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपके पास आती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, जो आपके पास P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/V, यानी प्रेशर जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास के वो वॉल्यूम के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी P1 इज इक्वल टू, ऐसे देखो ना P1V1, तो ऐसे बनेगा P1V1 इज इक्वल टू K, तो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ गई। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि कभी भी आपके पास देखो एट कांस्टेंट, यहाँ पे हमने ट्रिक बताई स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ने के साथ टेम्परेचर डायरेक्टली आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। मास एंड प्रेशर क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, और ये होते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस एंड इज इक्वल टू 0 केल्विन, इससे नीचे कोई भी टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चार्ल्स लॉ की एक और डेफिनेशन है, क्या बोलता है, आपके पास विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास कितना चेंज आएगा वॉल्यूम में, ठीक है, तो वो बढ़ता है 1/273 पार्ट ऑफ द गैस, और अगर आप कम करोगे 1 डिग्री टेम्परेचर तो इतना ही उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। गेल-लेसेस लॉ एट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ओके, तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। एवोगैड्रो लॉ
यानी आपके पास अगर वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर आप कांस्टेंट कर दोगे, ठीक है, सॉरी इनका रिलेशन है ना, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट कर दोगे, जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के। डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। गैस लॉ, गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आपके पास, यूनिट क्या होते हैं आपके पास, ठीक है। शेप ऑफ ड्रॉप, कैपिलरी रिएक्शन, तो फिजिक्स में हमने प्रॉपरली पढ़ा था। आई होप आपने वो फिजिक्स की क्लास लगा ली होगी। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन उसमें हम पढ़ चुके हैं। रियल गैस अप्रोच आइडियल बिहेवियर ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। वॉन्डरवॉल इक्वेशन आपने क्या देखा, जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी थी, उसके अंदर जो है बहुत सी चीजों को निग्लेक्ट किया गया, स्पेशली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड वॉल्यूम को। बाद में उसमें ए एंड बी दो कांस्टेंट ऐड किए गए, जिसको कहा जाता है वॉन्डरवॉल इक्वेशन। यानी उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी आई और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी आया। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस यूनिटी होती है। ऑन हीटिंग अ लिक्विड विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लो बिकॉज एटमोस्फेरिक प्रेशर जो वो कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है हिल में जैसे शिमला वाला क्वेश्चन आता है कि शिमला में खाना पकाना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, प्रेशर जो है वो कम होता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाती है। और गैस कैन बी लिक्विफाई बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, उसके ऊपर वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। और गैस डेविएट फॉर आइडियल बिहेवियर एट अ हाई प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर अट्रैक्ट वन अनदर, यानी मॉलिक्यूल जो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इन ऑर्डर द वॉल्यूम ऑफ गैस बाई 10%, द प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी डिक्रीज बाई 10%। ओके, जैसे वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। If a gas expands at a constant temperature, it indicates that kinetic energy of the molecule remain same. Cooking fast in a pressure cooker because water boil at the higher temperature in a pressure cooker. Gas with the high critical temperature, carbon dioxide, van der Waal gas may behave ideally when the pressure is very low. The behavior of real gas approaches ideal behavior at high temperature and low pressure. ठीक है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आती है। इसमें स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक अ टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन डायरेक्टली कांस्टेंट हो गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्रीक्वेंसी, हीट कैपेसिटी, ये हमारे पास हो गई, है ना। फिर डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस आती है, जैसे आइसोथर्मल जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, आइसोबार जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट जो है आपके पास कांस्टेंट हो जाती है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन कन्वर्टेड वन फॉर्म टू another form, यानी इंटर कन्वर्टेबल होती है एनर्जी। यू इज द इंटरनल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ यानी सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है, यानी Q प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू होता है आपके पास एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, तो आपके पास U इज इक्वल टू Q माइनस पी डब्ल्यू बी। माइनस साइन है, इसका मतलब बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। हैस लॉ क्या बोलते हैं आपके पास, कोई भी एंथैल्पी चेंज होगी किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इज द सेम whether the reaction take place in one step or in a number of steps, ठीक है, कितने भी स्टेप में हो। हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू कॉफिशिएंट इनटू डेल्टा T, यानी C इज इक्वल टू हीट बाई चेंज इन टेम्परेचर। आपसे क्लोरिफिकेशन वैल्यू भी पूछ लेते हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है और कितना आपने उसमें चेंज लाया है, वहां से आप निकाल सकते हो। C एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CB के साथ तो पढ़ते हैं ना, CB माइनस CP इज इक्वल टू R, तो मेयर फार्मूला आपके पास बन जाता है, ठीक है। तो ये आ गया मोलर हीट कैपेसिटी, यानी हीट कैपेसिटी बाई मॉलिक्यूलर मास, और Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू R, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। Cp बाई सीवी की वैल्यू फॉर मोनोटॉमिक 1.66, डायटोमिक के लिए 1.40, और ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए आपके पास 1.33 हमारे पास होती है, ठीक है।
बॉम्ब कैलोरीमीटर जो आपके पास डिटरमाइन करता है हीट ऑफ कंबशन को, गिव्स एनर्जी G इज इक्वल टू H माइनस TS। और गिव्स हेल्मोल्ट्ज इक्वेशन आती है GH इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा। तो इसके यूनिट आपके पास होते हैं, ठीक है। ये गिब्स हेल्मोल्ट्ज इक्वेशन है। G की वैल्यू नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस के लिए और T पॉजिटिव होती है स्पॉन्टेनियस के लिए। जीरो होगा इक्विलिब्रियम के लिए, पॉजिटिव हो गया मतलब आपके पास रिएक्शन नहीं हो रहा है वहां पे, ठीक है। आई थिंक पीडीएफ फाइल में कुछ एरर आ गया है, सिस्टम ना थोड़ा सा मुझे लगता है हैंग कर रहा है ना, इसलिए नहीं आ रहा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ, रिकॉर्डिंग तो अच्छे से चली हुई है, ठीक है। सेकेंड लॉ डील करता है एंट्रोपी के साथ। क्या बोलता है? द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज, ठीक है। और इसका एक और स्टेटमेंट आती है कि आपके पास एनर्जी कभी भी हाई टू लो मूव नहीं करती, सॉरी लो टू हाई मूव नहीं करती, वो हमेशा हाई टू लो ही चलती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि लो से हाई की तरफ को मूव करे, वो तभी मूव करेगा जब आप एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी एडिशनल एनर्जी उसको प्रोवाइड करवाते हो, जैसे आपके एसी होते हैं, ठीक है। आप देखते हो ना गर्मियों में वो ठंडी हवा भी दे सकते हैं और ठंड में वो गर्म हवा भी दे सकते हैं। एब्सोल्यूट एंट्रोपी या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो, ठीक है, बिकॉज नो रैंडमनेस एट जीरो केल्विन, ठीक है। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। क्या कहता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ए प्लस बी, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सी प्लस डी के साथ, ओके। हेनरी लॉ, ये बेसिकली गैस इन लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कितना मास आपके पास डिसॉल्व होगा। मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। जैसे सोडा वाटर हो गई ना, उसमें CO2 गैस को डाला जाता है, ठीक है। फिर एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, जैसे अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? जो कि आपके पास पानी में H पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेस क्या होते हैं? जो पानी में OH नेगेटिव आयन आपको देंगे। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेस क्या करते हैं आपके पास? उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो दोनों शो करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, क्लियर। लुइस ने क्या कहा कि एसिड क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस क्या करेंगे? डोनेट करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे BF3 AlCl3 FeCl3 Ag पॉजिटिव SiF4 एंड CO2, ये एसिड है। और NH3 हो गया, NH2 हो गया, Cn नेगेटिव Cl नेगेटिव, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर सकते हैं आपके पास, ओके। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, एसिड का आप लिखते हो कॉन्जुगेटेड बेस, और बेस का लिखते हो कॉन्जुगेटेड एसिड। एसिड आपको पता है डोनेट करता है, तो एसिड डोनेट ही करेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, और बेस एक्सेप्ट करता है तो उस H को एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेटेड एसिड आपके पास बनाते हैं। कुछ एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे, है ना, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका वीक कॉन्जुगेटेड बेस आपके पास बनेगा। जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, तो जब बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तभी आप देखते हो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। जब मेल्टिंग पॉइंट होता है आपके पास, तो सॉलिड एंड लिक्विड जो वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। सब्लिमेटेड में सॉलिड एंड वेपर आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, और कोई भी सैचुरेटेड सिचुएशन में सॉल्यूट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन वो आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, ठीक है, ओके। अब कुछ स्पेसिफिक एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, क्लोरस एसिड HClO2, पर क्लोरिक एसिड HClO4, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड H3PO3, नाइट्रस एसिड HNO2, सल्फरस एसिड H2SO4, ओलियम H2S2O7 एग्जाम में पूछा जाता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, नाइट्रस एसिड N2O, नाइट्रिक एसिड NO, ठीक है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे। नेक्स्ट रिडॉक्स से आता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। शुरू में क्या बोलते थे, यानी जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन कहलाती थी। रिडक्शन ऑफ यानी रिडक्शन होती है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अ सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन,
ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी खुद की तो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन, उसको आपके पास क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट। ठीक है, यानी एक सब्सटेंस एक टाइम में रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। अगर किसी के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है देन, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा ना, तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, यानी वैलेंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो वैलेंसी कम होने का मतलब है रिडक्शन आपके पास। ओके, बाकी ऑक्सीडेशन आप कैसे निकाल सकते हो, तो उसका कुछ रूल्स हैं। फ्री स्टेट के एलिमेंट की जीरो होती है, जैसे O2, O3, S8, P4। मोनो अटोमिक आइन है जैसे Ca2 पॉजिटिव, तो जो इसके ऊपर चार्ज है ना वही इसकी ऑक्सीडेशन है। SO42 नेगेटिव तो -2, PO43 नेगेटिव -3, जो इसके ऊपर चार्ज दिया गया है। कोई बाइनरी है जैसे NaCl, तो मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, नॉन मेटल के ऊपर हमेशा नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर वो अपने ही ग्रुप के साथ ज्वाइन कर ले, यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तो उसके ऊपर -1 होता है। क्यों? क्योंकि लिथियम के ऊपर हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। अल्कली मेटल के लिए के ऊपर +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर +2, हेलोजन के ऊपर -1 होता है। ऑक्सीजन के ऊपर वैसे तो -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। और अगर आपके पास जैसे ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाए तो उसके ऊपर +1 भी होता है, यानी +1 और +2 भी आता है, क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हमारे पास है। ओके, हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप है, यानी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिसके अंदर आपके पास जो है 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। इनमें तो न्यूट्रॉन है, प्रोटियम में नहीं है। ठीक है, डाई हाइड्रोजन कैसे बनती है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, या यून मेथड से भी बन जाएगी। वाटर गैस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कली मेटल हैलाइड्स, तो लिथियम हाइड्राइड जितना छोटा साइज है उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। हैवी वाटर क्या होता है, D2O, डिस्कवर किया था यूरे ने इन 1932 एज ए मॉडरेटर, एज अ ट्रेस कंपाउंड। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में यूज होता है, आपके पास जो NMR टेक्निक होती है उसमें एज ए रेफरेंस यूज होता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटीरियम, आप जैसे ड्यूटीरियम की अगर प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो वो D2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें झाग नहीं फूलता है, और सॉफ्ट वाटर होता है जिसमें झाग फूल जाता है, जैसे डिस्टिल वाटर एंड रेन वाटर। तो हार्ड वाटर से सी वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, वेल वाटर हो गया, या टैप वाटर हो गया। हार्डनेस दो टाइप की होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसको आपके पास बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया आपके पास कि हार्डनेस टेम्परेरी किसकी वजह से होती है और परमानेंट किसकी वजह से होती है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, जीएल थेनार्ड ने 1818 में इसको बनाया था। ये प्रिपेयर होता है सोडियम पर ऑक्साइड से, मर्क प्रोसेस से, या बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। इसको एज ए ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल, पेपर, पल्प, ऑयल, फैट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हेयर ब्लीच के लिए यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के में यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक यूज हो जाता है एज द कॉमन नेम ऑफ परहाइड्रॉल, एंड सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्यूनिन, पैरासीटामोल। ठीक है, इसमें आपके यानी सॉरी फार्मास्यूटिकल में यूज हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिथ CaH2, लिक्विड हाइड्रोजन हैज बीन यूज एज एन इंपॉर्टेंट रॉकेट फ्यूल। दो टाइप के, अगर ऑन द बेस ऑफ स्पिन अगर हम स्टडी करें, जैसे मान लो दो हाइड्रोजन H2 में है, तो एक की स्पिन पैरेलल होती है और एक में एंटी पैरेलल स्पिन आपको देखने को मिलती है, उनको बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ऑफ प्रोटॉन। H2O2 एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिड एंड अल्कलाइन मीडियम। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप बचा सकते हो ग्लिसरॉल के साथ, ये थोड़ा बहुत यूरिया वगैरह डाल दें तो भी वो वहां पे बच जाता है। क्लियर? ठीक है,
अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है जिसे हम सॉलिड चैप्टर पढ़ते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट होगी, और उसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, और वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, ठीक है, जैसे NaCl, लिथियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट हो गया। अमॉर्फस इरेगुलर होते हैं, सुपर क्यूल लिक्विड बोलते हैं उनको, या स्यूडो सॉलिड, और वो आइसोट्रोपिक होते हैं, जैसे ग्लास, रबड़, पॉलीमर आपके पास हो गया। अमॉर्फस का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर हम पढ़ते हैं सिर्फ क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक। आयनिक में जैसे NaCl, CuSO4, ZnS, NaNO3, MgO। कोवलेंट में डायमंड, ग्रेफाइट, क्विड्स आपके पास हो गए, सिलिकॉन हो गया, कार्बाइड हो गया। मॉलिक्यूलर में जैसे सॉलिड CO2 हो गई, आयोडीन हो गई, नेफ्थलीन हो गई, आर्गॉन हो गया। मेटालिक में कॉपर, आयरन, सिल्वर, अल्मोनियम, मैग्नीशियम हमारे पास हो गया, है ना। और आपके पास यहाँ पे यूनिट सेल आती है, जैसे प्रिमिटिव, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो प्रिमिटिव से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ यूनिट आती है वो आती है 1, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव या सेंट्रल में तीन टाइप आते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड आपके पास एंड सेंटर। फेज सेंटर में जो यूनिट सेल की वैल्यू होती है वो 4 होती है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया था, है ना। बॉडी सेंटर में 2 आपके पास आते हैं, और एंड सेंटर में देखा जाए तो उसमें भी 2 ही आपके पास आएगी। होता कैसे, देखो कोई भी क्रिस्टल है वो इसी तरीके से बना होता है ना। यानी उसके कॉर्नर के ऊपर तो हमेशा ही आपके पास जो है वो एटम रहेंगे ही रहेंगे। बस सिंपल में कॉर्नर के ऊपर होते हैं, कॉर्नर शेयर करते हैं 1/8 इंटू 8, तो यहाँ से काट के 1 आता है। फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेसिस के ऊपर 6 फेस होते हैं, 6, और हर फेस शेयर करता है 1/2, तो 3, तो 3 आ गया, और 1 क्योंकि कॉर्नर के ऊपर भी तो है ना, 1/8 इंटू 8, तो 1, तो 4 आपके पास आता है, ठीक है। बॉडी के सेंटर में होता है तो 1 ही शेयर होता है उसमें। अब क्लोज पैकिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे 2 डायमेंशन में बात करें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी AAA टाइप, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, और 52.4% वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ABA टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्पेस ऑक्युपाई करती है 60.4%। 3 डायमेंशन में बात करें तो हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। हेक्सागोनल में फर्स्ट आती है AB टाइप, जैसे बेरिलियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, जिंक होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में ही 12 है, और दोनों में ही स्पेस जो वो 74% यानी मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई करती है। क्यूबिक ABC टाइप होते हैं, जैसे आयरन, निकल, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आपके पास हो गया, क्लियर। फिर आते हैं आपके पास बॉइड्स, जैसे टेट्राहेड्रल बॉइड्स हो गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 होता है इसमें। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो सिंपल में 52 थी, BCC में 68 थी, और FCC में 74 थी, जो आपने ये देखा ना यहाँ पे यूनिट सेल में। प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो कितनी उनमें पैकिंग एफिशिएंसी होती है। पॉइंट डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। स्टाइकोमेट्रिक भी दो टाइप के होते हैं, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। दो और भी टाइप है आपके पास, इंटरस्टिशियल एंड इम्प्योरिटी वाला, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। स्कॉटकी का मतलब होता है आयन पेयर मिसिंग होते हैं नॉर्मल लैटिस साइड से, ठीक है, क्लियर। तो वो वहां से चले ही जाते हैं, इससे डेंसिटी कम हो जाती है स्कॉटकी में। फ्रैंकल में क्या होता है, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ कटाइन, यानी वो डिसलोकेट होते हैं अपनी जगह से और दूसरी जगह पे चले जाते हैं, होते उसी के अंदर है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर, जैसे AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड, आयोडाइड हो गया, है ना, जिंक सल्फेट आपके पास हो गया। तो फ्रैंकल को डिसलोकेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, जिसमें N टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, और मेटल डेफिशिएंसी हो गया यानी P टाइप के, ओके। इम्प्योरिटी में बाय द एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, या जैसे इम्प्योरिटी डालो ना, डोपिंग होती है वहां पे, क्या होती है, डोपिंग, और वहां पे एक खाली जगह बनती है जिसको इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है, उसको बोलते हैं F सेंटर। और इसी F सेंटर की वजह से जो आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं वो कलर भी शो करते हैं, क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। फिर नेक्स्ट आता है रेक्टिफाइड स्प्लिट, 95.5% अल्कोहल एंड 4.5% ऑफ वाटर का मिक्सचर होता है। प्योर अल्कोहल क्या होता है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100%। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो जस्ट डिपेंड करती है आपके पास अमाउंट, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और डिपेंड द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
नॉन वोलेटाइल solute is added to the solvent, vapor pressure of the solute become less than the pure solvent। ये पता होनी चाहिए डेफिनेशन। अगर पूछा गया था क्या ऐड करना है और एक बार बताया कि ये ऐड करेंगे तो क्या चेंज आपके पास आएगा, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल डाल के जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि गाड़ियों में जैसे मिथाइल अल्कोहल या इथाइल ग्लाइकोजन का यूज करते हैं फॉर डिक्रीजिंग द, यानी वो एंटी फ्रीजर होते हैं, वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की अपोजिट प्रोसेस हो जिसमें मूवमेंट होती है प्योर सॉल्वेंट की, for either pure solvent into the solution or a dilute solution into the concentrated solution। यानी ये मूव करता है आपके पास लो कंसंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब नॉर्मली तो मूव कर नहीं सकता, तो इसमें कंडीशन लगा दी थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर। और रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है इन औरों में, तो वाटर प्योरिफिकेशन में, यानी डिसॉल्टिनेशन ऑफ सी वाटर, ये भी एग्जाम में पूछा गया था आपके पास। यानी डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ द प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर बेसिकली एसोसिएशन और डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल बिहेव करता है, सॉल्यूट ब्रेक भी नहीं हो रहा, ना एसोसिएशन हो रही है ना डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू यानी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 रहती है। अगर आई की वैल्यू ज्यादा आ रही है 1 से, इट्स मीन डिसोसिएशन हुई है वहां पे, और अगर लेस देन आ रही है तो एसोसिएशन हुई है, ओके। आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक का मतलब होता है दे हैव सेम आइसोमोटिक प्रेशर, ठीक है, क्या होता है उनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, हाइपर होते हाई, तो हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यानी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। और ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके आपने कॉलेज में भी स्टडी किया होगा कि विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आप स्टडी कर सकते हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन स्पेसिस, ठीक है। फिर आपके पास आती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक की हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक में आयनिक मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक में केमिकल चेंज होता है, इसमें मैटर भी ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में मैटर ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉनिक में इंक्रीज टेम्परेचर करते हो अगर आप तो डिक्रीज कर जाते, जैसे वायर्स होते हैं तो वायर्स कोई भी लोहा हो गया है ना, तो वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्शन डिक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो होते हैं वो हाईली कंडक्टिविटी होती है उनकी, और इलेक्ट्रोलाइटिक में वो लो होते हैं, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है आपके पास, जिसको बोल्टिक या गैल्वेनिक सेल भी आपके पास बोलते हैं, एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से, और फ्री एनर्जी जो है वो कम होती है, यानी जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, जिसमें एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। एनोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर रिडक्शन होती है, और इनको जोड़ा जाता है एक दूसरे के साथ सॉल्ट ब्रिज के साथ, ओके। सॉल्ट ब्रिज में केसिलिन अगर अगर का सॉल्यूशन होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखना, प्लस साथ में वो आपके पास सॉल्यूशन को इंटरमिक्स होने से भी रोकता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड टू कैथोड, तो करंट मूव करता है कैथोड टू एनोड, ठीक है। जो आपके पास इंप्योरिटीज है वो कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाती है, क्लियर। ईएमएफ होती है आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो स्पेशली डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन या टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, क्लियर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम कोट होता है विद ब्लैक के साथ, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो 0 लेते हैं, ओके। ई सेल होता है आपके पास ई कैथोड माइनस ई एनोड। ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आप वीडियो को रोक के यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, बाकी हम ऑलरेडी फिजिक्स में इसको स्टडी कर चुके हैं। नर्सेंट इक्वेशन एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर के साथ, इन कॉन्सेंट्रेशन को टेम्परेचर के साथ डील करते हैं, बाकी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा उल्टा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, इसमें एनोड पे पॉजिटिव होती है और कैथोड में नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाते हैं एक्सटर्नल सोर्स के साथ, और इसमें कोई भी सॉल्ट ब्रिज की जरूरत
नहीं होती है, ठीक है। सेल का मेन तो सेल ही है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल होते हैं। प्राइमरी सेल का मतलब नॉन रिचार्जेबल, जैसे ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होते हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी हो गई, निकल कैडमियम बैटरी हो गई। फ्यूल सेल होते हैं जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो गया, नहीं H2O2 फ्यूल सेल। सबसे बड़ा बेनिफिट इनका ये होता है कि पॉल्यूशन फ्री हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो 60 to 70% एफिशिएंट होते हैं। और सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एनोड, सेमी कॉलम, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, और बीच में सेमी यानी डबल लाइंस के साथ आपके पास सॉल्ट ब्रिज, और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड। क्लियर? इसका कुछ फॉर्मूले हैं। रेट रिएक्शन क्या होता है? केमिकल यानी चेंज इन मोलिकुलर या मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। और नेक्स्ट होता है रेट रिएक्शन यूनिट, तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और रिएक्शन रेट यूनिट कैसे आप निकालते हो? मोल, तो एक फॉर्मूला है आपके पास, इसका यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक स्पेसिफिक टर्म होती है, वो सम होता है कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज का, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। और रेट डिटरमाइन होता है स्लो स्टेप के साथ। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें जितने कॉल्यूजन हो रहे हैं ना, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। और ना जीरो हो सकती है, ना ही आपके पास फ्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली सिंपल नंबर में आपके पास आती है। और मल्टीपल स्टेप की मल्टीपल मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास रहती है। इन्वर्जन ऑफ केन्स होगा, तो जो सुक्रोज होती है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड शुगर, क्योंकि जब उसकी इन्वर्जन की जाती है तो वो डेक्सो एंड लीबो में आपके पास टूट जाता है। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे करता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ओबे करते हैं। कैटलिस्ट का रोल होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ठीक है। फिजियोसॉर्प्शन यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती है। कैमियोसॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस। एक टर्म आती है सॉर्प्शन सिर्फ अकेला, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल यानी उसमें एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें आपके पास होती हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड में यूज होती है, प्लैटिनम जो है वहां पे एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, आयरन कैटालिस्ट होता है। ऑसवर्ल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनता है, प्लैटिनम जो उसमें कैटालिस्ट यूज होता है। इन्वर्टेज एक ऐसा कैटालिस्ट है जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ेगा। डाइएस्टेज स्टार्च को माल्टोज में आपके पास ब्रेक करता है। जाइमेज ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 में ब्रेक करता है। यूरेज, यूरेज जो है वो यूरिया को अमोनिया प्लस CO2 में ब्रेक करेगा। जियोलाइट होते हैं सेफ सिलेक्टेड कैटालिस्ट, जैसे एल्यूमिनो सिलिकेट ZSMS। अब आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, जो एक स्पेशली सॉल्यूशन नहीं होती, स्टेट ऑफ सब्सटेंस होते हैं, जैसे सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड टर्री सॉल्यूशन। अगर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर कोई लाई करता है तो उसको बोलते हैं कोलाइडल। और पार्टिकल साइज उससे बड़ा हो गया तो सस्पेंशन, और छोटा हो गया तो ट्रू सॉल्यूशन। बड़ा साइज है तो टिंडल इफेक्ट आराम से शो कर देगा, कोलाइडल भी शो कर देते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन जो वो शो नहीं करता है, ओके। इन्हीं में ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम डिवाइड करते हैं डिस्पर्शन फेस, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्शन फेस का मतलब होता है आपके पास सॉल्यूट कम है आपके पास, और ये हमारे पास होता है सॉल्वेंट यानी ज्यादा है। तो गैस, गैस को बोलते हैं फोम, ठीक है। जैसे सोप लेदर हो गया, गैस को अगर सॉलिड में डालते हैं तो सॉलिड फोम बनती है, जैसे पुमिक स्टोन, ब्रेड रबड़ हो गया। लिक्विड को अगर गैस में डालते हैं तो एरोसोल बनते हैं, इसको मिस्ट, फॉग, क्लाउड हमारे पास बोलते हैं। लिक्विड को अगर लिक्विड में डालें तो उसको बोलते हैं इमल्शन, यानी मिल्क इमल्शन पेंट आपके पास हो गया। लिक्विड सॉलिड को डालें तो जेल बनता है, जेली, बटर कर्ड। सॉलिड गैस का होता है एरोसोल, सॉलिड लिक्विड का होता है सोल्स, और सॉलिड सॉलिड के अलवाय आपके पास बनते हैं। गैस गैस का नहीं होता है क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, आपको हिट्रो चाहिए होता है। एग्जाम में बहुत बार आपके पास पूछा जाता है क्लाउड का, तो क्लाउड एक एरोसोल का एग्जाम्पल होगा, ओके। कोलाइड्स क्या होते हैं आपके पास? जैसे आपके पास मान लीजिए कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है या कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसमें अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो वो इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे डेल्टा,
डेल्टा बनता है आपके पास क्योंकि जो नदियां हैं बहुत सारा सॉल्ट सिलिका लेके जाती है, आगे समंदर होता है, समंदर में सॉल्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और यहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, डेल्टा नदियां बनाती है। अब कुछ अलॉय हैं जैसे ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन का होता है, तो Cu90 एंड Sn10। ठीक है, कॉइन एंड अनटेस्टल्स बनाने में। ब्रास में कॉपर 80, जिंक 20। गन मेटल में कॉपर 90, ये 10। बेल में आपके पास कॉपर 80 एंड Sn जो है वो 20 होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रैक्टर्स बेसिकली एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होती है। एसिडिक रिफ्रैक्टर जैसे सिलिका, क्वार्ट्ज, सिलिकस, सैंडस्टोन। ठीक है, बेसिक में से लाइम, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट हो गई, और न्यूट्रल में ग्रेफाइट, क्रोमासाइट या बोन ऐश आपके पास वाली रिफ्रैक्टर हो गए। मेटल जैसे लाइक आपके पास Au हो गया, Pt, Pd, Os, Ra, ये फ्री स्टेट में रहते हैं, इनको बोलते हैं नेटिव स्टेट। ठीक है, गैंग क्या होता है, अर्थली इम्प्योरिटीज होती है जो ओर में पाई जाती है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है फॉर द सल्फाइड ओर। लीचिंग क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाई केमिकल मेथड। कैल्सिनेशन होती है, ओर को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग में उसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, कोक इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करती है। आयरन की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती है, जिसमें रफ आयरन जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है आपके पास आयरन की, जिसमें कम इम्प्योरिटीज होती है। मॉन्ड प्रोसेस निकल मेटल में यूज होती है। वेन आर्क मेथड रिफाइनिंग ऑफ जिक्रोनियम। इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग टीन में यूज होती है। जोन रिफाइनिंग जर्मेनियम एंड जो गैलियम है उनको प्योरीफाई करने में उनका यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी आपके पास जैसे एसपीडी एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटामोनी हो गया, सेमी मेटल है। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस हो गई। P4O6 वाइट फॉस्फोरस, गार्लिक ऑर्डर होता है। ठीक है, फ्लावर फॉस्फोरस उसको बोलते हैं। फिर आपके पास एक्वा रेजा, 3 पार्ट ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3। कैलोजन, chalcogen, group number 16. Sulfur dioxide can act both as oxidizing and reducing agent. Bleaching action of SO2 due to reduction is temporary. ठीक है, लेकिन जो आपके पास क्लोरीन होती है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है और वो परमानेंट होती है। बाकी ऑर्डर से आपके पास, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं किस तरह से इनका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, और शेप वगैरह भी यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हो गए। वीडियो को रोक के आप यहाँ से इनकी स्टडी कर सकते हो। क्लियर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज मिलता है। मोनोमर ऑफ स्टार्च ग्लूकोज है। डीएनए इज नॉट अ प्रोटीन। ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, थायामीन नहीं होगा। ज्यूट्रिन आयन, तो एलेनिन है आपके पास। ठीक है, एंजाइम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड्स को हाइड्रोलाइज किया जाए तो अमीनो एसिड मिलता है आपको। ठीक है, इन्वर्टेड शुगर, तो सुक्रोज है। एग्जाम्पल ऑफ कीटो हेक्सोज, फ्रक्टोज हो गया। प्यूरिन डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग बेसिस, ग्यूनोनिन। ठीक है, बाकी जैसे मोनोमर ऑफ पीवीसी, विनाइल क्लोराइड, CF2 इज डबल बॉन्ड CF2, तो टेफ्लॉन का है। वोल्कलाइजेशन ऑफ रबड़, तो सल्फर के प्रेजेंस में होती है। नेचुरल रबड़ इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। टेफ्लॉन, स्टायरीन, नियोप्रीन होमोपॉलीमर होते हैं। ठीक है, नाइलॉन 66 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टेरिलिन को कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेराथैलिक एसिड। नाइलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपके पास सेलुलोज है। फिनोल इज अ मोनोमर ऑफ बेकेलाइट। ठीक है, एस्पिरिन एंटीपायरेटिक, यानी आपके पास टेम्परेचर को भी कम करती है, एनर्जेसिक, पेन को भी कम करती है। अमोक्सिन इज अ सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेंसिलिन। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, इज कॉल्ड एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है क्लोरो एम फिनिकोल। अ ड्रग विच इज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनर्जेसिक, पैरासीटामोल एंड पैरा एसिटामिडोफेनोल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग रिड्यूस फीवर, एंटीपायरेटिक। ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग, तो जो हैबिट फॉर्मेशन होते हैं, हीरोइन। एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग, जैसे पेंसिलिन हो गया, सल्फापेरिडीन आपके पास हो गया, अमोक्सिन आपके पास हो गया। मोस्ट कॉमन आंट एसिड रेंटिडाइन।
ये एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन हो गया। क्लोराम्फेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, पेंसिलिन भी एंटीबायोटिक है। आर्टिफिशियल स्वीटरिन जैसे सैकाहाराइन हो गया। क्लोराम्फेनिकोल अगेन रिपीटेबल क्वेश्चन। एनर्जेसिक डाइक्लोरेफेनिक सोडियम आपके पास हो गया है ना। बिथेनॉल बेसिकली एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है सोप के अंदर। मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी जैसे एंटी हिस्टामाइन, जैसे ट्रंकुलाइजर्स आपके पास हो गए है ना। फिर एनर्जेसिक आपके पास हो गए, जैसे आप बोलते हो ना एनेस्थीसिया हो गया, तो सेम उसी टाइप के ड्रग हैं यही, क्लियर। और इसमें ना बायो पॉलीमर हो गए, बायोमोलिक्यूल हो गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको अच्छे से पढ़ना, क्लियर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बेस्ड स्टडी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा हमें हेल्प हो सके जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा फास्ट मोड में ही रखेंगे, क्लियर। ये 500 इसीलिए लिखा है, आप देखोगे आपको 108 क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअली 500 के बराबर ही है, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है ना, एक में मल्टीपल क्वेश्चंस को कवर किया गया है। जो फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद द मल्टीपल, ठीक है। तो हमने आपको ट्रिक भी बताई, जैसे के बी, एम बी, जी बी, टी बी। के बी यानी किलो 10⁻3, 10⁻4, सॉरी 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12। तो ये तो शुरू में ही हो गए पॉजिटिव वाले। तो 10⁻6 का मतलब होता है एम बी यानी मेगा, ठीक है। 9 का मतलब होता है गीगा, तो दो तो हो गए। माइक्रो, माइक्रो होता है 10⁻6। मिली होता है 10⁻3। फेम्टो होता है 10⁻15। और डेका होता है 10⁻⁻10, ठीक है। नेक्स्ट है मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। देखो कैल्शियम के 1 मोल का वेट होता है 40 ग्राम, क्लियर। सो 1.5 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, ठीक है। ये 1.5 ग्राम नहीं है आपके पास, ग्राम एटम है, यानी 1.5 मोल है आपके पास। तो एक मोल का इतना है, तो 1.5 इंटू 40, दिस विल बी इक्वल टू 60 ग्राम, है ना। नेक्स्ट था मास ऑफ 2.6 ग्राम ऑफ SO2, ठीक है। एक सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का वेट होता है आपके पास 64 ग्राम, और यहाँ पे दिया है 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल, यानी ये भी मोल है, तो 2.6 इंटू 64, ठीक है। डेसिमल हटा सकते हो आप यहाँ से, तो ये यहाँ से कट जाएगा, दिस बिल्कुल 1 एंड 3, और यहाँ पे 5, बाकी मल्टीप्लाई कर लेना 166.4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल and the number of the atom present in a 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब खुद सोचो, अगर मेरे पास 1 मोल है स्टैंडर्ड के ऊपर, तो 22.4 लीटर होता है वो, है ना। कितना होता है 22.4 लीटर। यहाँ पे दिया गया है 11.2, 11.2 आधा होता है इसका, यानी आपके पास यहाँ पे दिया गया है 0.5 मोल। तो बस 0.5 पता लग गया। O2 है आपके पास, O2 में अगर देखा जाए तो O2 मॉलिक्यूल, एक का 16 होता है, 16 32 ग्राम, तो 1 मोल का वेट होगा 32 ग्राम, और स्पेस ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। टोटल मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एक मोल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूं आपके पास, तो कितना इसका आंसर आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम भी निकालने हैं। मॉलिक्यूल है O2, O2 का आधा यानी 6.022 इंटू 10⁻23 का आधा, तो डिवाइडेड बाई 2, तो 3.011, ठीक है। तो एक तो ये बन गया, और ये क्यों आया, देखो एटम पूछ रहा है, एक मॉलिक्यूल अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर है O2 यानी 2 है, तो 2 इंटू एक में 2 हो गया ना, टोटल कितने हैं आपके पास 3.01 इंटू 10⁻23, तो डबल हो गया, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन, यहां से पूछ रहा है लार्जेस्ट किसमें, 1 ग्राम ऑफ AU, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ Cl2। अब खुद देखो, जितना जिसका देखो है तो सभी 1 ग्राम, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा ना उसमें ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि उसमें मोल ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर अटोमिक मासेस। तो लिथियम का मास यहाँ पे सबसे कम है, अगर मॉलिक्यूल देखो 3 6 मे बी 6 या 7 के अराउंड आएगा इसका, है ना। तो अगर 7 के अराउंड आपके पास आ रहा है, तो इसका देखो 11 दूने 22 यानी 23 इसका होता है आपके पास, इसका 197 होता है। Cl2 17 17 दूने 34 35, है ना, तो 35, तो Cl2 में 70 के आसपास आएगा ये, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा है आपके पास, तो सिर्फ एक यही है ना जिसमें कम है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल सी के अंदर आएंगे। इंपेरिकल फार्मूला अभी हमने आपको पूरा करवाया नीचे, ठीक है।
if 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of the solution, ठीक है, डेंसिटी दी गई है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड, मास परसेंट निकालना है। 11 को डाला गया 500 ml में, तो हम ml में तो स्टडी करेंगे नहीं, तो डेंसिटी होती है आपके पास मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम तो है, डेंसिटी भी है, मास कितना आ जाएगा, 1.1 डेंसिटी है और वॉल्यूम है 500, यानी 550, ठीक है, ग्राम। अब इसमें डाला था 11 ग्राम, तो वो भी माइनस कर सकते हो आप, ठीक है। तो टोटल जो बनता है मास परसेंटेज कैसे आती है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो मास 11 है, टोटल आपके पास 550 है इंटू 100, क्योंकि परसेंट भी तो निकालना है, ये 1 ये 5 ये 2, यानी ये तकरीबन 2% है वहां पे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है अगेन ग्राम में, आपके पास दिया गया है 20.7 ग्राम ऑफ K2Cr2O3 डिजोल्व इन 500 ml, तो 500 ml 1 ग्राम डेंसिटी है इज इक्वल टू 500 ग्राम, ठीक है। कितना डाला गया था उसमें, 20.7 डाला गया था, तो 500 में से आपको 20.7 तो पहले माइनस करना पड़ेगा, दिस विल इक्वल टू 479.3, क्यों, क्योंकि ये है आपके पास जो सॉल्वेंट दिया गया है, ठीक है, और ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वेट अलग होगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या आती है आपके पास, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट इनटू 1000, ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू आएगी 0.313। सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें टोटल 4 ही हैं, ज़्यादा इशू आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास डिफरेंट स्पेक्ट्रम दिया गया है, ठीक है, तो लाइमन सीरीज किसके अंदर एग्जिस्ट करती है, अल्ट्रावायलेट के अंदर, बाल्मर सीरीज विजिबल में एंटर करती है, और पार्शियन सीरीज जो है वो लाई करती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एंड इंफ्रारेड के अंदर, फिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, यहाँ पे क्वांटम नंबर थे, आपको बताना था कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं। अब देखो 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि n की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास, तो फर्स्ट तो होगा नहीं। सेकंड में देखो 1 है, 1 का मतलब है n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 का मतलब है s, और m 0 हो सकता है, और हाफ स्पिन भी हो सकती है। इसमें है 1, और p का मतलब होता है एस पी, तो 1p कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 है, 2p एग्जिस्ट करता है, 0 भी हो सकता है। 3 ये सीधा देख लो, अगर n और l की वैल्यू बराबर है ना, तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 3f होता ही नहीं है। 3 2 ये भी होता है आपके पास, ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा आपके पास एग्जिस्ट करता है, कौन सा आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर ऑफ सब शेल, तो n के साथ आती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, तो -l2 प्लस l या 2l+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल 2 इंटू 2l+1 यानी 4l+2, ये फॉर्मूले हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1, l को बोलते हैं एंगुलर नोड, और n-l-1 को बोलते हैं रेडियल नोड, और ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर इन फोर्थ एनर्जी शेल, तो चौथे में कितने होते हैं, n स्क्वायर के साथ आता है, तो टोटल देखो 4s में 1 होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, f में 7 होते हैं, टोटल 16। हु प्रपोज ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, तो 2n², क्योंकि एक देखो जितने ऑर्बिटल होंगे उससे डबल ही होगा ना, तो n² हो गए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इम्पॉसिबल कौन है आपके पास, 2s भी होता है, 2p भी होता है, 4d भी होता है, 3f आपके पास नहीं होता है, spdf है ना, 3d तक ही आपके पास जाता है। अन बायोएम, अन यानी 1, अन अगेन 1, बाई का मतलब है 2, तो 112। करेक्ट ऑर्डर ऑफ अटोमिक रेडियाई, आपको पता है जब आप आगे बढ़ते हो तो रेडियाई क्या करता है आपके पास, डिक्रीज करता है, तो इस साइड को रेडियाई आपके पास डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको ना, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी स्ट्रीम है ना ये, तो पॉज हो गई तो रुक जाएगा सारा, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा, अब देखो यहाँ पे वैल्यू तो अलग अलग दी है सारी, सोडियम है, बेरिलियम है, बोरोन भी है, ठीक है। तो अब पूछता है करेक्ट ऑर्डर ज़्यादा किसका होगा कम किसका होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे सेकंड टिक किया हुआ है, अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सोडियम का साइज सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, आगे का तो कम होता है, तो ये गलत हो गया ट्रेंड, ठीक है। सोडियम का बड़ा होना चाहिए ना, हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज करता है, तो ये भी ज़्यादा होना चाहिए था, गलत हो गया। Fe4 पॉजिटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसका साइज सबसे कम होना चाहिए था, तो ये भी गलत ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखो, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। ठीक है, ये तो स्टेबल हो गया। ठीक है, हो ये भी स्टेबल गया, ये भी स्टेबल गया, 3 नेगेटिव हो गया ना, तो NS2 NP6 हो जाएगी इन सबकी ही कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, लेकिन इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन इसमें कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा कम है, तो इसका साइज सबसे ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, तो बी इसलिए राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमंग द फॉलोइंग, तो बेरिलियम Be नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होता है, ना कि गेन करके। द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 9, 7, 35, 53, 85, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के हैं? तो 9 किसका होता है? फ्लोरीन का होता है, तो हेलोजन है ये सारी। ठीक है, लोएस्ट आयोनेशन थेरेपी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की होती है? जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, यानी S1 करके जिसकी आएगी, तो डी इज द राइट आंसर। द इलेक्ट्रॉन एलिमेंट द एलिमेंट विद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नियॉन, यानी जो हेलोजन, सॉरी, जो नोबल गैसेज होती है उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। द पोलराइजिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग आयन, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ चार्ज के ऊपर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। हायर लैटिस एंथैल्पी, स्मॉलर द साइज मोर द लैटिस एंथैल्पी। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपके पास होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बैलेंस शेल ऑक्सीजन है, आपको पूछा गया था 1 के ऊपर निकालना है। ठीक है, 1 के ऊपर कितना होगा, तो खुद देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बैलेंस शेल में होते हैं 6। ठीक है, लोन पेयर कितने हैं इसके पास? 2, यानी एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, -1/2। और कितने बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं? 1 2 3 बॉन्ड बने हैं इसके ऊपर, यानी टोटल जो है वो 6 6 इलेक्ट्रॉन है शेयर किए हुए, तो ये भी 3 हो गया, या आपके पास 4 हो गया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू +1, तो इसके ऊपर यहाँ पे +1 चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? HF, तो HF कैसे भी बना दो ऐसे ही बनेगा, HF जो बनेगा। ठीक है, H2O, तो H2 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। अमोनिया का भी देखोगे तो अमोनिया का भी कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा, है ना, और CH4 में तो 0 होता है, तो वाटर में सबसे ज़्यादा आपके पास होती है। ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है किस तरह से उसमें अरेंजमेंट है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड करनी है PF की, तो फॉस्फोरस से नाइट्रोजन वाली यानी NH2NP3, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 ही मोनोवेलेंट एटम है बाई 2, तो यानी 5, 5 का मतलब होता है sp3d, तो 5 को अरेंज कैसे करोगे? ऐसे ट्राइंगल में, एक ऊपर और एक नीचे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 180 होता है CO2 में, 180 से ज्यादा हो भी नहीं सकता। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ हमने फॉर्मूला बताया था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2, है ना। तो देखो, इसका आता है 2 आपके पास, ठीक है, इसका आपके पास आता है 1.5 और इसका आता है 2.5। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा था ना ये, तो O2 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, O2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है। रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस, तो इसमें डबल बॉन्ड है, 3 तो इसमें पाई है, तो 3:12, तो इसमें कितनी रेशियो बनेगी? 1:4 की। कैलकुलेट आने चाहिए करने। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इन, किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन में, फ्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम के बीच में बनता है, तो हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन ज़्यादा हाइड, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। बाकी सल्फर वगैरह का तो चलो कोई भी नहीं होगा इसमें। मैच करना है आपको इसमें कि हाइब्रिडाइजेशन किसकी है। SP तो किस में जाएगा? देखो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें होती है sp3। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। ये sp है यानी आइन में होगा, अल्काइन में। अल्काइन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। sp2 होती है अल्कीन्स में और sp3 होती है अल्केन में।
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको प्रॉपरली, यानी जर्नल फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है, रेजोनेंस किस में है, कोवलेंट किस में है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है HF के अंदर, रेजोनेंस होगी O3 में, आयनिक बॉन्ड है लिथियम फ्लोराइड में, कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन बनाता है, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड अगेन आपके पास H2 में भी है, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल है, ऑन शिप शेलिंग इन अ पैसिफिक ओशियन, टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस एंड बलून है उसमें 2 लीटर हवा है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून व्हेन द शिप रीच इंडियन ओशियन, वहां पे टेम्परेचर दिया गया है। तो चार्ल्स लॉ था आपके पास, यानी वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी V1T1 इज इक्वल टू V2T2, यानी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो आपको V2 निकालना है यहाँ पे, है ना। तो V2 आएगा V1T1 तो और केल्विन में यूज करना हमेशा टेम्परेचर, तो 21.018, ठीक है। अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई योर वॉल्यूम 1 लीटर एट द प्रेशर ऑफ 0.5 बार at 40 degree Celsius. Calculate the pressure of the gas is compressed to, तो ये कंबाइन है PV इज इक्वल टू NRT के फॉर्म में, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू NRT, तो ऐसे आएगा P1 V1 और T1, ठीक है, ऐसे होता है। तो P2 V2/T2, फॉर्मूला बता दिया, वैल्यू आप नॉर्मल डाल सकते हो, ठीक है। Behavior of gas approaches ideal at a high temperature and a low pressure. In order to increase the volume of gas by 10%, pressure of the gas should be decreased by 10%. ये मैंने पढ़ाया भी है अभी, okay? At high altitude, the boiling point of the water get lower because atmospheric pressure कम हो जाता है. On heating a gas, its viscosity increase करती है gases के केस में. बाकी लॉ हैं सारे, बॉयस लॉ, P is inversely proportional to V, ठीक है। चार्ल्स लॉ, V is directly proportional to T, डाल्टन लॉ टोटल प्रेशर के बराबर होता है, एवोगाड्रो लॉ V is directly proportional to N, आइडियल गैस इक्वेशन PTY कांस्टेंट। SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, तो एडियाबैटिक में हीट चेंज जीरो होता है, यानी Q की वैल्यू जीरो आती है। द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो, स्टैंडर्ड स्टेट में जो एंथैल्पी होती है वो जीरो हमारे पास होती है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इन प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, बट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो U होता है Q प्लस W, Q की वैल्यू भी दी गई है और W की वैल्यू भी दी गई है, तो कितना चेंज आएगा 307 जूल। क्लोरिफिकेशन वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल आर डिटरमाइंड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, अभी पढ़ा था हमने। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो वो आती है H इज इक्वल टू P प्लस, यानी एंथैल्पी होती क्या है, दैट इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। डेल्टा H फॉर कंबशन नेगेटिव होती है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा G की वैल्यू शुड बी नेगेटिव। रिलेशन बिटवीन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, उसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टर्म जैसे पाथ फंक्शन, हीट जो है आपके पास एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। स्टेट फंक्शन की बात की जाए तो आपके पास इंटरनल एनर्जी एंड जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी, बोथ आर स्टेट फंक्शन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट एंड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो हीट और स्पेसिफिक हीट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव की बात की जाए तो इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बाकी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, थर्मल में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबैटिक में Q जीरो है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम जीरो है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने बोला ये 500 क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन 500 क्वेश्चन के ही बराबर हैं, क्योंकि इसमें हमने कंप्लीट स्टडी की हुई है। ये जो आपको करवाई थी ना फाइल, तो ये इसीलिए करवाई थी ताकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में लिखा गया है, आगे पीछे बाकी एक ही है। तो कॉन्जुगेट हम पढ़ चुके हैं,
ब्लड की पीएच आपके पास हो गई है ना। हाँ, हमारे स्टमक में किस तरह का एसिड होता है, डिफरेंट डिफरेंट एसिड से ऑरेंज में आपके पास सिट्रिक एसिड हो गया, टोमेटो में सिट्रिक एंड मैलिक एसिड है, एप्पल में मैलिक एसिड है, ग्रेप्स में मैलिक एसिड टार्टरिक एसिड है, फूड प्रिजर्वेटिव जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, विनेगर इथेनोइक एसिड हो गया, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड में पॉजिटिव नेगेटिव भी होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड सभी तरीके से वर्क कर जाता है। नेसेंट हाइड्रोजन कब बनती है, जब आप सोडियम एंड C2H5OH से आप नेसेंट हाइड्रोजन बना सकते हो। मॉडरेटर में यूज होता है D2O। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव H2 विद सोडियम, तो वो है आपके पास C2H6, ठीक है। द रिएजेंट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA का हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क मेथड, उसको होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अगेन यही आ गया सिंपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में। द रिएजेंट यूज टू सॉफ्टनिंग द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, CaOH ट्वाइस एंड Na2CO3, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड के कॉमन नेम भी हैं साथ में, जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं आपके पास सोडा एस, CaO क्विकलाइम, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करता है। और ये होता है बेसिकली आपके पास Na2CO3 प्लस टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है आपके पास, क्लियर। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोलेंगे, है ना। NaHO3 कास्टिक सोडा, नेशनल सेल, कास्टर कैनल, वहां पे यूज होता है। CaCO3 को जब हीट करते हैं तो वो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन, इसको वाटर के साथ ट्रीट करें स्लेक लाइम बनता है, इसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसको मिल्क ऑफ लाइम आपके पास बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ ट्रीट करें तो कार्बोनेट आपके पास बनता है, Na2CO3 से भी कार्बोनेट बन सकता है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, देखो HCl के साथ CaCl2 और H2SO4 के साथ CaSO4, ओके। कार्बोनेट से आप ब्लीचिंग पाउडर भी बना सकते हो तो उसमें Cl2 पास करो। जिप्सम CaSO4 2H2O, POP CaSO4 हाफ H2O, और डेड बर्न प्लास्टर होता है CaSO4, ठीक है। तो सेम ही आपके पास POP CaSO4 हाफ H2O, इप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2O, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, नाइट्रोलियम CaCN2, हाइड्रोलिथ CaH2। अल्कली मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, तो मैग्नीशियम उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम होता है सीजियम के अंदर। प्योर फॉर्म ऑफ कोल एंथ्रेसाइट, फॉर फॉर्म ऑफ कार्बन यूज इन मेकिंग इंक, तो जो लैंप ब्लैक होता है उसका यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ इंक में। कार्बन प्लस H2O को ट्रीट करो यानी वाटर को, तो CO प्लस H2 बनता है। कोरडम, तो एल्यूमिनियम का अलॉय है आपके पास, दैट इज Al2O3, यानी नॉट अलॉय, इसको बेसिकली ओर बोलते हैं, ठीक है, ओर है उसका। थ्री सेंटर्ड बॉन्ड प्रेजेंट इन B2H6 में होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन्स, तो सिंगल बॉन्ड होते हैं तो sp3। BOH थ्राइस इज, तो ये लुईस एसिड है, एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। द बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट्स SiO4 2 नेगेटिव, ओके। मेटाबोरिक एसिड HBO2, सिलिका इज सॉल्यूबल इन, तो सिलिका बेसिकली HF में सॉल्यूबल होती है। फिरोन 12, तो रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। डैश डैश इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, उसको बोलते हैं BN, क्या होता है BN। बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो बेसिसिटी बेसिकली OH के ऊपर डिपेंड करेगी, कितने OH हैं, तो यहाँ पे 3 है तो 3 होगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नेम इन सब के और कितनी बेसिसिटी होती है, जैसे H3PO2 मोनोबेसिक है, डायाबेसिक है, टेट्राबेसिक है आपके पास, ठीक है, ट्राइबेसिक है, टेट्राबेसिक है, मोनोबेसिक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है इनके, और ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इनकी दी गई है। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन को, ओके। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो टोटल 18 जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो, देखो CnH2n यही फॉर्मूला होगा, तो यानी C6H12,
यही हो गए। तो 6 बॉन्ड तो इनके हैं खुद में, और 12 बॉन्ड ये होंगे, 6 12 हो गए। प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन इसकी होती है। आईपीसी नेम लिखना है, देखो ये आपके पास स्ट्रक्चर है। तो C2H5 C2H5, तो चेन ही कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 4 के साथ शुरू होगा, 3 4 डाई मिथाइल, और चेन है 1 2 3 4 5 हेक्सेन की, ठीक है, हेक्सेन है 2 3 4 5 6, हाँ हेक्सेन है आपके पास। तो विच वन इज द राइट आंसर, मार्क किसी के ऊपर भी नहीं है ना। तो आप नॉर्मली लिख लो, ऐसे बनाना, आपके पास है CH3 C CH3, और C2H5 का मतलब C2 CH3 CH2 CH, ऐसे बन गया। तो आपके पास ये बन गई लॉन्गेस्ट चेन इसमें, और ये 1 2 3 4 5 6। तो 3 4 डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 यानी हेक्स एन, है ना, ये इसका नाम आ गया। आई थिंक यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन, तो बेस्ट टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी, लेटेस्ट टेक्निक है आपके पास, है ना, मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं, ठीक है। एसिड रेन, एसिड रेन में मेनली नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स आपके पास होते हैं, ठीक है। जो फोटोकेमिकल स्मोग होती है, फोटोकेमिकल स्मोग में बेसिकली नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। ओजोन डिप्लेक्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मेन कारण आपके पास रहती है। नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। द एम्प्टी स्पेस इन HCP, तो 26% 76 फुल होता है। नंबर ऑफ एटम इन SCP यूनिट सेल, ठीक है। तो 6 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। विच हैज फ्रैंकल डिफेक्ट, तो AGBR। वांट अ फैक्टर फॉर द सोल्यूट दैट एसोसिएट, तो एसोसिएट में हमने पढ़ा था लेस देन 1, वो आपके पास होता है। आइसोटोनिक में यानी आइसोटोनिक सोल्यूट हैव अ सेम मोलर कंसंट्रेशन। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अभी बताया 0 होती है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कैथोड, एंटी रस्ट सोल्यूशन, ऑल आर राइट। फॉर्मूला फॉर रस्ट Fe2O3x H2O। अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ऑफ ड्राई सेल 1.5 वोल्ट, ठीक है। क्रीम क्या होती है, एक इमल्शन होता है। शो टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन एंड कोलाइड। मॉन्ड प्रोसेस इज यूज फॉर निकल एंड, इसमें कुछ हमने कवर नहीं कर पाए थे, जैसे बायोमोलिक्यूल हो गए, नेमिंग रिएक्शन हो गए, पॉलीमर्स हो गए, ड्रग्स हो गए, जो हमने नीचे कवर कर लिए हैं। बायोमोलिक्यूल में स्पेशली आपके पास जैसे DNA हो गया, आपके पास RNA हो गया, ठीक है। आपके पास एंजाइम एक्शन जैसे एलोट्रोपिक साइट्स, आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास हो गई, ठीक है, और पॉलीमर्स आपके पास हो गए, क्योंकि वो नेचर में नेचुरल यूज हो रहे हैं आपके पास, क्लियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF फाइल है आपके पास, हम शेयर कर देंगे इसको टेलीग्राम के ऊपर भी, जैसे क्लास हमारी अपलोड होती है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल हम मैथ्स की फाइल लेके आएंगे, और फिर मिलेंगे आपके पास एग्जाम में। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और मिलते हैं। जय श्री राम।